नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इस समय ऑलमोस्ट सभी राजनीतिक दल 2024 को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हर अपनी कमी को देख रहे हैं और उसको सुधार रहे हैं। कांग्रेस मिशन 2024 को हासिल करने के लिए जुट चुकी है, लेकिन उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं, जिन पर फैसला लेने के लिए कांग्रेस के नेता काफ़ी कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। तो आज बात करते हैं कि कांग्रेस कर्नाटक जीत के बावजूद अपने आप को बहुत जगहों पे कमज़ोर महसूस कर रही है और वो उसके लिए किस तरीके की स्ट्रेटजी बना रही है। कांग्रेस के सामने इस समय 3 बड़े मुद्दे हैं, जिन पर चर्चाएँ चल रही हैं। पहला मुद्दा, विपक्षी एकता के टेढ़े सवालों को सुलझाना बहुत ही मुश्किल है जो। दूसरा, इससे भी मुश्किल है, केजरीवाल को विपक्षी एकता में शामिल करने या नहीं करने का फैसला। और तीसरा, जो पिछले करीब 1 डेढ़ साल से चल रहा है, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद का हल निकालना। इसके अलावा अंदरूनी जो कलह है, उससे निपटना, वो भी बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि अगर पार्टी के अंदरूनी विवाद सुलझा लिए जाएं तो लोकसभा के चुनाव आते-आते वो कम से कम हिंदी पट्टी में जो उनकी ताकत लुट चुकी है, वो ताकत वो वापस ले सकते हैं। कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक की चुनावी रणनीति बनाने वाले सुनील कोनुगोलु को 2024 के लोकसभा चुनाव के सभी चुनाव की राजनीतिक जिम्मेदारी दे दी है। प्रशांत कुमार की टीम का हिस्सा रहे सुनील को कांग्रेस का प्रशांत किशोर भी कहा जाने लगा है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले के रहने वाले सुनील की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी काफ़ी अहम भूमिका रही। कर्नाटक में भाजपा के खिलाफ 40% वाली सरकार, पेटीएम, क्यूआर कोड जैसे कैंपेन सुनील की रणनीति का ही हिस्सा थे। भाजपा ने कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस तोड़ करके अपनी सरकार बनाई थी। इसलिए सुनील को मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति का काम सौंप दिया गया है। वो मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये लगने लगा है कि इस साल के आखिर में होने वाले 5 विधानसभाओं के चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्य जीतने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व करने की स्थिति में आ जाएगी, जो कर्नाटक से पहले तक उसे खुद पे संभव नहीं लग रहा था, यानी कि भरोसा नहीं था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव में नेतृत्व का दावा लगभग छोड़ने की पेशकश कर दी थी। उसके बाद ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को विपक्षी एकता की कमान संभालने का जिम्मा दिया था। नीतीश कुमार की कोशिशें कितनी सफल हुई, उसका कुछ अंदाज 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पता चलने वाला है। ये बैठक कांग्रेस की रणनीति से ही हो रही है, जिसमें वे दल शामिल होंगे जो फिलहाल कांग्रेस से सहमत नहीं है। कांग्रेस ने 29 मई को, यानी कि कल, जो बीता कल है, आगामी रणनीति के लिए दिन भर बैठकें की, जिनमें सबसे अहम बैठक राजस्थान की गुटबाजी और केजरीवाल को लेकर के कांग्रेस में जो बवंडर उठ रहा है, उसका समाधान निकालने की बातें सोची, चर्चा हुई उन पे। जहाँ तक राष्ट्रव्यापी विपक्षी एकता का सवाल है, तो कांग्रेस अगर 12 जून से पहले केजरीवाल का समर्थन करने का फैसला करती है, तो विपक्ष की एकता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर कांग्रेस केजरीवाल का विरोध करती है, तो विपक्षी एकता की संभावनाएं धूमिल हो जाएंगी। ऐसी सूरत में केजरीवाल ममता केसीआर का तीसरा मोर्चा बनेगा। केजरीवाल को लेकर के कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ पंजाब, दिल्ली, गुजरात प्रदेश में
ही नहीं है, बल्कि ये मुश्किल अगर केजरीवाल राष्ट्रव्यापी एकता में शामिल होते हैं तो वह इन राज्यों में कांग्रेस से लोकसभा सीटों में हिस्सा मांगेंगे ही, बाकी राज्यों में भी हिस्सा मांगेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल हुई बैठक में पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से केजरीवाल के मुद्दे पे अलग अलग बात की। दोनों ही बैठकों में राज्यों के नेताओं ने विपक्षी एकता के नाम पर केजरीवाल को समर्थन करने का कड़ा विरोध किया। अजय माकन ने अपने पक्ष को बहुत ही जोरदार तरीके से रखते हुए मिसाल दी, पिछली बातों को याद दिलाया कि दिल्ली विधानसभा में पास किए उस प्रस्ताव को याद कीजिए जिसमें राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने की मांग की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि 2013 में कांग्रेस के समर्थन देकर के आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई थी, लेकिन कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा और उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी कि वह 2013 वाली गलती दोबारा ना करें, उसको दोहराए ना। अब ऐसा लग रहा है कि जुलाई में होने वाले संसद सत्र तक कांग्रेस कोई स्टैंड नहीं लेगी। मुद्दा वही है अध्यादेश का, जिसमें केजरीवाल को अगर ये पास होता है तो अच्छी खासी पटकने लग जाएगी, क्योंकि केजरीवाल के हाथ खाली हो जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और केजरीवाल के साथ किसी तरह का तालमेल बिठा करके पार्टी हाईकमान बनी हुई इमेज को खराब नहीं करना चाहती। वैसे भी बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन के बाद अध्यादेश पे आधारित सरकारी बिल आसानी से पास होने वाला है। इसलिए हो सकता है कि बिल के मत विभाजन के समय विपक्ष की वॉकआउट करने की ही नीति बने। कांग्रेस इस स्थिति को इस साल के आखिर में होने वाले 5 विधानसभाओं के चुनाव नतीजों तक बनाकर रखना चाहेगी। कांग्रेस के पास भी कई बड़े बड़े धुरंधर हैं जो उन्हें ये राय दे रहे होंगे। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक के बाद हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में उसकी सरकार बन जाएगी। हिंदी पट्टी के जिन 3 राज्यों में इस साल आखिरी में चुनाव हैं, इनमें से 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी भी कांग्रेस की सरकार है, जबकि दल बदल के कारण वो मध्य प्रदेश की जीती हुई बाजी हार गई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और केजरीवाल के साथ किसी तरह का तालमेल नहीं बिठाना चाहते वो। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति बैठक के बाद राहुल गांधी ने ये घोषणा की कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीत करके सरकार बनाई जाएगी। ये वो सोच रहे हैं। उनके इतने आत्मविश्वास के कारण सिंधिया के साथ कांग्रेस से आए नेताओं के कारण भाजपा में काफ़ी असंतोष व्याप्त है, क्योंकि उन्हें भाजपा में शामिल होते ही सत्ता में हिस्सेदारी मिल गई, जबकि भाजपा में लंबे समय तक काम करने वाले दरकिनार कर दिए गए। जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं, उन सभी सीटों पर कांग्रेस ने कर्नाटक जैसी राजनीति एक लाइन बनानी शुरू कर दी है। जिस तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे, उसी तरह कांग्रेस की निगाह में भाजपा के जो नाराज नेता हैं वो उनकी आंखों में हैं, वो उनको मनाने पटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई नेता शामिल हो गए हैं और कई अन्य नेताओं से बातचीत चल रही है। एक तरह से कांग्रेस की नज़र भाजपा के जो नाराज नेता हैं उन पर है और वहीं पार्टी के नेताओं को सक्रिय करने की हर कोशिश की जा रही है। दिग्विजय सिंह मिशन 66 पर लगे हुए हैं। ये 66 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस लंबे अरसे से हार का सामना कर रही है। इसके लिए 16 नेताओं की एक टीम बनाई गई है, वो अपने इस काम पे लगी हुई है। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बहुत बड़े बड़े दौरे करने शुरू कर दिए हैं
और जो कल बैठक हुई है उसमें उन कारणों पे भी चर्चा हुई जिनके कारण कर्नाटक में कांग्रेस जीती। उन सभी कारणों को मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी अपनाया जाने जाएगा। यानी कि जो कर्नाटक का मॉड्यूल था, वो मॉड्यूल जो है वो इन 2 स्टेट में भी आजमाया जाएगा। जैसे सस्ती बिजली, 50 रुपये में सिलेंडर, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा, कर्ज माफी और ओबीसी को 27% आरक्षण जैसे मुद्दे। कांग्रेस ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि चुनाव से 2 महीने पहले अधिकांश उम्मीदवार घोषित कर देगी। इससे टिकट न मिलने पर जो नेता बगावत कर सकते हैं उन्हें एक तरह से चुपचाप बिठा कर रखने का एक माहौल बन जाएगा। कांग्रेस हाईकमान ऐसा मान के चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में उसकी जीत बहुत आसान है, क्योंकि भाजपा ने 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को बिल्कुल किनारे लगा दिया है, जबकि उनका कोई विकल्प खड़ा ही नहीं किया गया। और छत्तीसगढ़ में भाजपा की कमजोरी यह भी है कि आदिवासी के नाम पर बने इस राज्य में उसके पास कोई भी दमदार आदिवासी लीडरशिप नहीं है। मध्य प्रदेश के बंटवारे से पहले भाजपा यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग थी, मजबूत थी, और बंटवारे के बाद भाजपा में आए लगभग सभी कांग्रेसी नेता अपनी मूल पार्टी में लौट चुके हैं। अजीत जोगी के कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने के कारण कांग्रेस के वोटों में विभाजन का फायदा भाजपा को होता ही रहा है, लेकिन अजीत जोगी के देहांत के बाद तीसरी ताकत रही नहीं। अब आज भी अगर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में तीसरी ताकत के रूप में खड़ी हो जाए तो भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर हो सकती है। ये एक प्रेडिक्शन है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट राजस्थान की गुटबाजी है। कई बार कोशिशों के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आमने सामने बैठाया। ये पिछली रात की ही बात है, और केसी वेणुगोपाल की भी मौजूद में वहाँ बैठक में मौजूद थे। 4 घंटे की काफ़ी तू-तू मैं-मैं हुई। बाद में सिर्फ इतना कहा गया कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ इतना बयान गहलोत और सचिन पायलट की कड़वाहट खत्म होने का प्रमाण कतई नहीं हो सकता। गहलोत को किसी भी हालत में सचिन पायलट को संगठन या सरकार में शामिल करने को तैयार नहीं है। अगर गहलोत को मजबूरी में किसी बात पर सहमत होना भी पड़ता है तो कांग्रेस में एक दूसरे को पटकनी देने की पुरानी परंपरा है। मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह खेमा और शुक्ला बंधु खेमा एक दूसरे के खिलाफ खुलकर राजनीति करता था। दोनों कांग्रेस में रहते हुए अलग अलग पार्टियों की तरह से काम करते थे। एक बार प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव में एक दूसरे पर गोलियां तक चल गई थी। और अर्जुन सिंह के खिलाफ शुक्ला खेमे में नरसिंह राव का समर्थन था। नरसिंह राव के समय श्यामचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और विद्याचरण शुक्ल केंद्र में मंत्री थे, और नरसिंह राव से टकराव के कारण अर्जुन सिंह ने कांग्रेस छोड़कर के तिवारी कांग्रेस बना ली। उसी गुटबाजी का नतीजा ये निकला कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बीच 1 साल को छोड़कर 20 साल से सत्ता से बाहर है। मध्य प्रदेश में बंटवारे के बाद शुक्ला खेमा छत्तीसगढ़ चला गया, और वहाँ भी शुक्ला खेमा ने अर्जुन सिंह खेमे के अजीत जोगी से बात खाई। श्यामचरण शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल के देहांत के बाद शुक्ला खेमा खत्म हो गया, और कमलनाथ सिंह, दिग्विजय और अजीत जोगी तीनों अर्जुन खेमे में थे। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमे अर्जुन सिंह और शुक्ला खेमे की तरह आमने सामने खड़े हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों खेमों में अभी गोलियां नहीं चली हैं। लेकिन दोस्तों, काफ़ी प्रयास हो रहे हैं अशोक गहलोत को मनाने के लिए, पायलट को मनाने के लिए। बस फिलहाल यही हुआ है कि हाँ ठीक है, साथ खड़े रहेंगे, लेकिन पार्टी में कहीं ना कहीं पार्टी के जो लीडर्स हैं बड़े,
उनको भी ये पता है कि ये अभी कह रहे हैं यहाँ पर इस बैठक में, लेकिन राजस्थान पहुँचते-पहुँचते इन दोनों के मुँह बिल्कुल विपरीत दिशा में हो जाएँगे। तो दोस्तों, कुछ चुनौतियाँ हैं कांग्रेस के सामने, जिनको जीतना अभी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। सिर्फ़ कर्नाटक की जीत को बेस बना करके कांग्रेस के लीडरान जो हैं, ये सोच रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हिंदी पट्टी में वो अपनी कुछ ताकत जो है, दोबारा से पा सकेंगे। ये अभी दूर की कौड़ी है, ये वक़्त ही बताएगा कि क्या होता है, क्योंकि सारी पिक्चर जो है दिसंबर तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जो दर्शक पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर मेरा कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।